वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस दोस्तों। मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ हमारी जो एयरफोर्स के लूसेंट की बुक होती है उसका 11 चैप्टर गुरुत्वाकर्षण। इसका पहला जो लेक्चर है यानी पहला वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। उसके अंदर हमने इसके जो 4 पॉइंट हैं उसके बारे में डिस्कस किया था और आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाया था। आज हम इसका सेकंड वीडियो लेकर के आया हूँ और इसके अंदर अपन आगे के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको फुल एक्सप्लेन के साथ बात करेंगे। और दोस्तों आप अपनी नोटबुक और पेन लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट अच्छे अच्छे कंसेप्ट बताऊंगा और फॉर्मूलाज बताऊंगा जिसको आपको नोट करना है और वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। अब चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ और हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक यानी 5वां नंबर जो है गुरुत्व तथा गुरुत्वीय त्वरण। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमें बताया गया है कि दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। यदि इन दो पिंडों में से एक पिंड पृथ्वी हो तो गुरुत्वाकर्षण को गुरुत्व कहते हैं। अतः गुरुत्व वह आकर्षण है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करती है। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमें बताया गया है कि जब दो पिंडों के मध्य जो आकर्षण बल होता है उसे अपन गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यदि इन दो पिंडों में से एक पिंड पृथ्वी हो यदि इन दो पिंडों में से एक पिंड पृथ्वी हो यानी अर्थ हो, तो इस जो आकर्षण बल होगा इसको अपन कहेंगे गुरुत्व। ये जो गुरुत्व है इसी को कहते हैं। यानी दो पिंडों के मध्य जो आकर्षण बल होता है उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। यदि इन दो पिंडों में से एक पिंड पृथ्वी हो तो इसे कहेंगे गुरुत्व। और अतः यानी कि इसकी परिभाषा ये हो जाएगी, वह आकर्षण बल यानी वह आकर्षण बल जिसके कारण पृथ्वी किसी अन्य पिंड को अपनी ओर आकर्षित करती है। यानी गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है या आकर्षित करती है, इसे अपन गुरुत्व कहते हैं। तो दोस्तों, आपको गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्व के अंदर जो डिफरेंस है यानी अंतर है ये आपको पता होना चाहिए। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो दो पिंडों के मध्य होता है। यदि उनमें से एक पिंड को पृथ्वी मान लिया जाए तो वो हो जाएगा गुरुत्व। अब हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती किसी वस्तु के वेग में वृद्धि की दर को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। यह वस्तु के आकार, द्रव्यमान, आकृति पर निर्भर नहीं करता। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण उस बल के बराबर होता है जो पृथ्वी एकांक द्रव्यमान की वस्तु पर आरोपित करती है। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर तथा न्यूटन पर केजी होता है यानी किग्रा होता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें अपन को बताया गया है कि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वह इसे कहते हैं जब कोई पृथ्वी है यानी पृथ्वी की तरफ कोई भी पिंड या कोई भी कण गति करता हुआ आता है यानी स्वतंत्र रूप से गति करता हुआ आता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है यानी उसका वेग धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसके वेग के अंदर जो परिवर्तन की दर होती है यानी जो त्वरण होता है उसे ही अपन गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। यानी जब कोई कण पृथ्वी की ओर स्वतंत्र रूप से गिरता है या पृथ्वी के कारण किसी कण में त्वरण उत्पन्न होता है तो उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। यानी मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गति कर यानी मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर किसी वस्तु के वेग में वृद्धि की दर को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। यानी मान लो ये पृथ्वी है और ये हमारा कण है, इसको मुक्त रूप से छोड़ देने पर यह पृथ्वी की ओर आएगा और इसका वेग धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो इसके वेग में परिवर्तन की जो दर होगी उसे ही अपन गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे अपन जी से प्रदर्शित करते हैं। और इस यह जो होता है यह वस्तु के आकार, द्रव्यमान व आकृति पर निर्भर नहीं करता। देखिए दोस्तों, यदि अपन यहाँ ऊपर से 10 ग्राम या फिर 1 ग्राम के दो कणों को साथ मुक्त रूप से छोड़ा जाता है तो ये दोनों साथ ही पृथ्वी पर पहुंचेंगे, क्योंकि इनके वेग में यानी जो परिवर्तन की दर होगी या जो इनका वेग बढ़ेगा या इसका जो त्वरण होगा वह वस्तु के द्रव्यमान पर या आकृति पर या आकार पर निर्भर नहीं करता। यह बस ओनली वस्तु पर ही यानी निर्भर करेगा, यानी उसका मान हमेशा नियत होता है जी। वो होता है 9.8 सतह पर, पृथ्वी की सतह पर जो इसका मान होता है 9.8। यानी यह सभी वस्तुओं के लिए समान होता है, चाहे पृथ्वी के ऊपर 10 ग्राम का पदार्थ यानी वस्तु फेंकी जाए या यानी छोड़ी जाए या 1 ग्राम की वस्तु छोड़ी जाए, दोनों के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान स्थिर होगा।
तो हम कह सकते हैं कि यह जो वस्तु है गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के आकार, द्रव्यमान, आकृति पर निर्भर नहीं करती। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण उस बल के बराबर होता है जो पृथ्वी एकांक द्रव्यमान की वस्तु पर आरोपित करता है। देखिए जो गुरुत्वीय त्वरण होता है यह पृथ्वी यानी उस गुरुत्वाकर्षण बल के यानी गुरुत्वीय बल के बराबर होता है जो पृथ्वी के द्वारा एकांक द्रव्यमान पर लगाया जाता है। यदि इसके द्रव्यमान को 1 मान लें फिर ये जो हमारा बल प्राप्त होगा उसे ही अपन गुरुत्वीय त्वरण के मानेंगे। यानी कि जो हमारा जो गुरुत्वीय बल होता है वो होता है जी एम ई, यानी पृथ्वी के लिए गुरुत्व होता है तो अपन द्रव्यमान एम ही रखते हैं, और दूसरा द्रव्यमान होता है एम अपॉन आर ई स्क्वायर। पृथ्वी के लिए अपन यानी अर्थ लगाते हैं यहाँ पर तो ई लगाया जाता है। यदि एम का मान हम 1 रख ले यानी एकांक द्रव्यमान की वस्तु पर लगाया गया जो बल होता है हमारा आएगा जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। यही हमारा गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। यानी इस एम का मान 1 रखने पर जो हमें प्राप्त होगा वह हमारा गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। तो हम कह सकते हैं पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण उस बल के बराबर होता है जो एकांक द्रव्यमान की वस्तु पर आरोपित होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है तथा न्यूटन केजी होता है। ये हमें सबको पता है क्योंकि जो त्वरण का मात्रक होता है वही गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है, क्योंकि होता है ये त्वरण ही तो है। अब है अगला पॉइंट, गुरुत्वीय त्वरण जी एवं गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी में संबंध। तो देखिए दोस्तों हमने आपको बताया कि जी बराबर होता है एकांक द्रव्यमान पर पृथ्वी द्वारा आरोपित बल के बराबर होता है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ये भी हमने निकाल के बताया क्योंकि जो बल होता है वो होता है जी एम ई इंटू एम अपॉन आर ई स्क्वायर होता है। लेकिन एकांक द्रव्यमान के लिए अपन एम का मान 1 रखते हैं, फिर जो हमें बल प्राप्त होता है वही हमारा गुरुत्वीय त्वरण जी के बराबर होता है। तो हमारा हो जाएगा जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, क्योंकि इसके इंटू में जो द्रव्यमान होता है उसको एकांक माना गया है यानी 1 रखा जाता है। इसको अपन घनत्व के रूप में यानी कि है प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर जो एम ई होता है इसका सूत्र वो होता है ना द्रव्यमान द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू घनत्व, उससे यानी कि ये इसका आयतन हो जाता है और इंटू घनत्व रखा जाता है। और फिर आर ई स्क्वायर होता है ये आर ई क्यूब से कट जाता है, फिर हमारे बचता है 4/3 पाई आर ई रो, यानी रो हमारा यहाँ पर पृथ्वी का घनत्व है, यानी रो जहाँ पर पृथ्वी का घनत्व है। तो दोस्तों ये 2 सूत्र हैं, यहाँ पे 2 फॉर्मूला है, इसको अच्छी तरह से नोट कर लेना और इसको याद कर लेना क्योंकि इन पर बेस एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन पूछा जाता है। यह तो है गुरुत्वीय त्वरण यानी वस्तु के द्रव्यमान के पद के अंदर, और ये जो गुरुत्वीय त्वरण है वह है घनत्व के पद के अंदर। यदि हमें कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है किसी वस्तु यानी वस्तु के द्रव्यमान को यदि नियत रखा जाए तो जो उसकी त्रिज्या होती है दूरी होती है उसके साथ जी में परिवर्तन, तो हम कहते हैं कि जी जो समानुपाती होता है यानी वह आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यदि हमें बताया जाए कि यानी कि घनत्व समान है यानी घनत्व नियत है तो अपन जी को इस प्रकार लगते हैं कि यह जो समानुपाती होता है यह आर के समानुपाती होता है। यानी यदि यहाँ पर एम को समान वो नियत रखा जाएगा तो जी का मान जो ये दूरी होती है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि रो का मान नियत रखा जाता है यानी घनत्व का मान, तो ये जो गुरुत्वीय त्वरण जी होता है यह आर के समानुपाती होता है। तो दोस्तों ये बात ध्यान में रखना है, इस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो हमारा पृथ्वी के लिए जी का प्रमाणिक मान है ये निकाला गया है 9.8 होता है। और यह है हमारा जो पृथ्वी का समुद्र तल है उसके 45 डिग्री अक्षांश से लिया गया है। दोस्तों यह नोट है इस यानी कि ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछी हुई है कि ये जो जी का प्रमाणिक मान 9.8 है वह कहाँ से लिया गया है, तो यह समुद्री तल पर 45 डिग्री के अक्षांश पर लिया गया है। अब पढ़ेंगे अपन गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में परिवर्तन। देखिए जो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है वह पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, यानी कि यह नियत नहीं रहता है। किसी भी बिंदु पर 2 बिंदुओं पर जी का मान नियत नहीं होता, अलग अलग होता है। तो अपन पढ़ेंगे यानी कि इसका मान कहाँ पर बढ़ता है और कहाँ पर घटता है। तो पहला है कि पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है। देखिए जो जी का मान होता है वह अपन जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो जी का मान घटता जाएगा, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी है ये इसकी सतह है। यदि अपन इससे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ये जो दूरी है इसका मान भी बढ़ता जाएगा। यहाँ पर ये दूरी अपन इस पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर होती है, लेकिन यदि एच ऊंचाई पर जाते हैं तो यह आर ई
यानी पृथ्वी की त्रिज्या प्लस एच ऊंचाई ये अतिरिक्त हो जाती है। और हम जानते हैं कि जो वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण होता है वह आर, जो ये दूरी होती है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जैसे जैसे इसकी जो दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे जी का मान घटता जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है और पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई पर जी का मान ये हो जाएगा, क्योंकि जो दूरी होगी वह पृथ्वी की त्रिज्या प्लस अतिरिक्त जो ऊंचाई होती है वो इसमें ऐड हो जाएगी। तो इसका फॉर्मूला ये होगा और इस जी का मान जो सतह पर होगा उससे कम प्राप्त होगा। और यदि एच का मान त्रिज्या की तुलना में बहुत ही अल्प हो तो इस सूत्र को इस सूत्र के रूप में लिखा जाता है। इसको अच्छी तरह से याद कर लेना। ये दोनों सूत्र ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन पर कंसेप्ट यानी कि है जो इजी लेवल के क्वेश्चन है इस पर बहुत ही पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। अब है पृथ्वी की सतह से नीचे यानी पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर जी का मान घटता है और पृथ्वी की सतह से डी गहराई पर जी का मान ये होता है। देखिए दोस्तों, हमने पढ़ा कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान बढ़ कम घटता जाता है, लेकिन यदि अपन पृथ्वी के केंद्र की ओर जाते हैं तो भी जी का मान घटेगा। देखिए दोस्तों, वैसे तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है यदि अपन इसके नीचे की तरफ जाएंगे तो ये जो दूरी है इसका मान घटता जाएगा। यदि दूरी का मान घट रहा है तो जी का मान बढ़ना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। क्योंकि ध्यान दीजिए, यदि ये जैसे जैसे जो कण है ये पृथ्वी के अंदर की तरफ जाते जाएंगे अपन, तो ये जो द्रव्यमान है ये भी कम होता जाएगा। क्योंकि यहाँ पर यदि वस्तु को अपन सतह पर लेते हैं तो इसके अंदर जो द्रव्यमान लिया जाता है वो पृथ्वी का संपूर्ण द्रव्यमान लिया जाता है। लेकिन यदि अपन पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई पर चले जाते हैं यानी एच ऊंचाई ये हमारी ये, यदि यहाँ पर चले जाते हैं तो इसका द्रव्यमान ओनली इतने का द्रव्यमान लिया जाता है, यानी द्रव्यमान कम लिया जाता है। ये बाहर का जो द्रव्यमान है इसको अपन छोड़ देते हैं। तो जी का मान जो निकाला जाता है वो इस द्रव्यमान के लिए निकाला जाता है, क्योंकि इस सतह के लिए जो जी एम है वो सिर्फ वस्तु का बचता है, यानी पृथ्वी के लिए इतना ही बचता है। तो जितना मान एच से कम होने के कारण जी का मान जितना बढ़ता है उससे कहीं गुना जो ये द्रव्यमान कम होने के कारण घट जाता है। तो अपन जो अंतिम रिजल्ट देखते हैं कि जो जी का मान होता है वो घटता ही है, क्योंकि एच कम होने के कारण जितना मान बढ़ता है उससे कहीं गुना यानी कि जो द्रव्यमान है उसके कम होने के कारण घट जाता है। इसलिए जो जी का जो अंतिम रिजल्ट होगा वह जो सतह होती है उससे कम प्राप्त होता है, क्योंकि जो द्रव्यमान है वहाँ पर पृथ्वी के अंदर कम लिया जाता है। पृथ्वी से एच ऊंचाई पर क्या होते हैं कि यहाँ पर दूरी का मान तो बढ़ जाता है, लेकिन जो द्रव्यमान है इसका कोई द्रव्यमान नहीं होता है इस स्थान को, तो ओनली पृथ्वी का द्रव्यमान ही लिया जाता है। तो गुरुत्वीय त्वरण घटता है क्योंकि ये दूरी बढ़ने के कारण। लेकिन जो पृथ्वी के सतह के अंदर जाते हैं तो ये दूरी है इसका मान तो कम हो जाता है, लेकिन जो इसका द्रव्यमान है इसका मान भी कम हो जाता है। तो जो अंतिम रूप से अपन कह सकते हैं कि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है जी, इसका मान पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर घटता है। अब है नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी की घूर्णन गति के साथ जी में परिवर्तन, यानी कि जो पृथ्वी की घूर्णन गति होती है उसके कारण भी जी के मान में परिवर्तन होता है। और उसका फॉर्मूला होता है, यानी यदि हम लैम्डा अक्षांश पर निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है जी लैम्डा, यानी कि है लैम्डा अक्षांश पर गुरुत्वीय त्वरण जी से कम हो जाता है कितना, आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा। लैम्डा यहाँ पर हमारा अक्षांश है। तो देखिए दोस्तों, ओमेगा यहाँ पर पृथ्वी का कोणीय वेग है। तो इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, क्योंकि यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। आर ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा स्क्वायर जो लैम्डा होता है उतना मान कम हो जाता है पृथ्वी के सतह के पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसकी तुलना में। अब हम यानी ध्रुव पर निकालते हैं तो हम जानते हैं ध्रुव पर लैम्डा का मान 19 डिग्री होता है, यानी 90 डिग्री होता है। तो उसके लिए यहाँ पर जो इसका ये जो जी पृथ्वी की सतह की तुलना में जितना कम हो रहा है इसका मान 0 प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि ध्रुव पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो मैक्सिमम होता है और वो जी के बराबर होता है, क्योंकि वहाँ पर जो अक्षांश का जो कोण होता है वो 90 डिग्री लिया जाता है। उसके कारण कोस 90 का मान 0 होता है। तो घूर्णन गति के कारण यानी कोणीय वेग के कारण जो गुरुत्वीय त्वरण कम होता है वह नगण्य हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। तो वहाँ पर मैक्सिमम गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा सतह के बराबर।
यदि अपन भूमध्य रेखा पर लिया जाता है तो भूमध्य रेखा पर अपन जो अक्षांश का कोण होता है वो 0 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, क्योंकि cos 0 का मान मैक्सिमम होता है। यानी हम कह सकते हैं जी के मान में मैक्सिमम कमी हो रही है, यानी कि ये जो पद घटा जा रहा है, जो टर्म ये पृथ्वी के सतह के त्वरण में घटाया जा रहा है वह अधिकतम होगा, क्योंकि cos थीटा का मान मैक्सिमम 0 डिग्री पर 1 होता है। और इस कारण हम कह सकते हैं कि जो विषुवत यानी भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है वो होता है जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जी का मान मैक्सिमम कहाँ होता है। तो देखिए दोस्तों, जी का मान मैक्सिमम ध्रुव पर होता है वहाँ पर, क्योंकि जो कोण होता है 90 डिग्री लिया जाता है और कोस 90 डिग्री के मान 0 होता है। तो वहाँ पर 0 होने के कारण गुरुत्वीय त्वरण में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। लेकिन भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण में अधिक परिवर्तन होता है, क्योंकि यहाँ पर थीटा का मान 0 डिग्री लिया जाता है और कोस 0 का मान 1 यानी मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पर जो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होगा वो मैक्सिमम होगा। अब यहाँ पर कुछ हमें कोई कथन दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि पृथ्वी अपनी अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे, यानी जो पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमने बंद कर दे तो जी के मान में ध्रुवों को छोड़कर शेष सभी स्थानों पर वृद्धि हो जाएगी। भूमध्य रेखा पर जी का मान लगभग 35% बढ़ जाएगा। अब यदि पृथ्वी अपनी सतह के परितः अपने वर्तमान कोणीय वेग से 17 गुना तेजी से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर जी का मान 0 हो जाएगा, यानी वही भारहीनता की स्थिति हो जाएगी। लेकिन ध्रुव पर जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में दिन की अवधि 24 घंटे से घटकर 1.4 घंटे यानी केवल 84 मिनट ही रह जाएगी। दोस्तों इसमें हमें बताया गया है कि यदि जो ये पृथ्वी है यह घूर्णन करे, यदि ये घूर्णन करना बंद कर दे तो जी का मान 0.35% बढ़ जाएगा, यानी कि इसका मान हो जाएगा 1.8 मीटर पर सेकेंड पर। क्योंकि यहाँ पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान हम आर ओमेगा स्क्वायर घटा रहे थे, फिर यदि ओमेगा का मान 0 कर दिया जाए यानी कोणीय वेग का मान 0 कर दिया जाए या पृथ्वी अपने सतह पर घूमना बंद कर दे, अक्ष के सापेक्ष घूमना बंद कर दे, तो जी का मान बढ़ जाएगा। वो कितना बढ़ेगा? आर ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था कि जो ओमेगा के कारण जो जी के मान में कमी हो रही है वो होती है आर ओमेगा स्क्वायर होती है कमी। तो यदि इसका मान अपन 0 कर देंगे ओमेगा का मान ये, तो ओनली हमारा जी ही बचेगा, यानी ये होता है 0.35% बढ़ जाएगा, यानी कि जो जी का मान वो बढ़ जाएगा। और दूसरी बात हमें ये बताया गया है कि ओमेगा का मान यदि अपन बढ़ा दें यानी कोणीय वेग का मान 17 गुना अधिक कर दें तो भूमध्य रेखा पर जो जी का मान है वह घटता घटता 0 हो जाएगा, यानी भारहीनता की स्थिति आ जाएगा। यानी कोई पृथ्वी किसी भी वस्तु को अट्रैक्शन नहीं करेगी, यानी सभी वस्तुएं होते हैं वो स्वतंत्र रूप से घूमने लग जाएगी यदि उसका कोणीय वेग 17 गुना अधिक तेजी से कर दिया जाए, यानी कि अधिक तेजी से घूमने लग जाए पृथ्वी तो। और भूमध्य रेखा पर जी का मान 0 हो जाएगा, लेकिन ध्रुव पर जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसी स्थिति यानी कि जी का मान होता है उसका, यानी कि जो कोणीय वेग होता है उसके कारण ध्रुव पर कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि हम देखते हैं कि जो ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण होता है जी, इसका मान महत्तम यानी मैक्सिमम जी होता है, इस पर ओमेगा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये ओमेगा क्योंकि यहाँ पर जो थीटा डिग्री होता है वो 90 डिग्री होता है, इसके कारण ये जो टर्म होता है वो 0 हो जाता है, यानी ओमेगा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम कह सकते हैं कि जो पृथ्वी का ध्रुव होता है ध्रुव सिरे पर ओमेगा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब है गुरुत्वीय क्षेत्र। तो दोस्तों गुरुत्वीय क्षेत्र यानी ग्रेविटेशनल फील्ड किसे कहते हैं? किसी वस्तु के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें स्थित प्रत्येक वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करती है गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, यानी कोई भी पृथ्वी है यानी कोई भी वस्तु हो वह अपने चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र स्थापित करती है जिसमें कोई भी अन्य वस्तु आए तो वह गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करती है। यानी किसी भी वस्तु के चारों ओर ऐसा आवरण या ऐसा स्थान या वह क्षेत्र जिसमें कोई भी अन्य पिंड आते ही गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करता है, यानी कि यह इसको मध्य आकर्षण बल पाया जाता है, तो इस क्षेत्र को अपन गुरुत्वीय क्षेत्र कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कहा जाता है। और पृथ्वी यदि इस कण को अपन पृथ्वी मान लेते हैं तो यह होता है गुरुत्वीय क्षेत्र। यदि यह जो
पदार्थ हो या पिंड हो, यदि और कोई सा पिंड हो तो यह हो जाएगा गुरुत्वीय क्षेत्र, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। यदि यह अपन इसको पृथ्वी मान लेते हैं तो यह हो जाता है गुरुत्वीय क्षेत्र, ग्रेविटेशनल फील्ड। आगे है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। अब गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक द्रव्यमान के पिंड पर जितना गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, उस उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता था गुरुत्वीय बल क्षेत्र को कहते हैं। यदि गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे m द्रव्यमान वाले पिंड पर F गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता हो तो उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता I, यानी कि तीव्रता को I से डोनेट करते हैं, ये होती है F/m। यानी देखिए दोस्तों, यानी कि किसी एकांक द्रव्यमान का जो पिंड है उस पर जितना गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा, उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। यानी यदि कोई पिंड है और इस बिंदु पर कोई एकांक द्रव्यमान का वो रखा हुआ है पिंड, इस पिंड के कारण जितना गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, इस पिंड के कारण जितना गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा इस बिंदु पर उसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। नहीं, विद्युत क्षेत्र नहीं, सॉरी दोस्तों, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। यह सेम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समान ही होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में भी होता है किसी आवेश के कारण एकांक आवेश पर लगने वाला जो चुंबकीय बल होता है उस बिंदु पर जो गुरुत्वीय क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो उसी प्रकार गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता में ये होता है कि किसी पिंड के कारण किसी एकांक द्रव्यमान के पिंड पर जो बल लगता है उसे अपन क्या कहते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। इसे अपन I से डोनेट करते हैं और इसका मान होता है F/m, यानी एकांक द्रव्यमान के लिए तो इसको F/m लिखा जाएगा। ये होता है हमारा I, यानी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को I से डोनेट करते हैं। अब है नेक्स्ट, इसकी विमा होती है L/T, यानी L/T की पावर -2 होती है, यानी कि है L/T-2 इसकी विमा होती है और यह एक सदिश राशि होती है। ऐसा पद्धति में इसका मात्रक न्यूटन पर केजी होता है। पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है Gme/r², क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं जो पृथ्वी के लिए किसी अन्य पिंड पर m द्रव्यमान का कोई पिंड होता है उस पर जो बल होता है वो होता है Gme/m/re² होता है। और हम जानते हैं कि I होता है वो F/m होता है। यदि अपन इसको m से डिवाइड करेंगे तो ये m से m कट जाएगा, हमारा बचेगा Gme/re²। देखिए दोस्तों, यह पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के समान भी होता है। जो पृथ्वी का जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका फॉर्मूला भी यही होता है। और आगे यहाँ पर बताया गया है कि m ही पृथ्वी का द्रव्यमान तथा r ही पृथ्वी की त्रिज्या है। अब दोस्तों गुरुत्वीय विभव यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। एकांक द्रव्यमान की वस्तु को किसी अनंत से पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहलाता है। अनंत पर गुरुत्वीय विभव शून्य होता है तो गुरुत्वीय सदैव ऋणात्मक होता है, गुरुत्वीय विभव का मान सदैव ऋणात्मक होता है। यदि m द्रव्यमान की वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में W कार्य प्राप्त हो तो उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव। देखिए दोस्तों, गुरुत्वीय विभव किसे कहते हैं। मान लो ये कोई पिंड है और इसका यह गुरुत्वीय क्षेत्र है। किसी अन्य पिंड को अनंत से इसके गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, यानी इस बिंदु पर लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा उसको अपन गुरुत्वीय विभव कहते हैं। गुरुत्वीय विभव होता है यह सदैव ऋणात्मक होता है, क्योंकि इसको यहाँ से लाने में जो करना पड़ता कार्य यह उसके विपरीत होता है। तो गुरुत्वीय विभव का मान सदैव ऋणात्मक होता है। अनंत पर गुरुत्वीय विभव का मान जो माना जाता है वो 0 माना जाता है। और यदि अपन यहाँ पर लाएंगे तो कुछ कार्य करना पड़ेगा और इस कारण जो कार्य होगा वह नेगेटिव में प्राप्त होगा। तो गुरुत्वीय विभव होता है वह सदैव ऋणात्मक होता है। तो दोस्तों गुरुत्वीय विभव किसे कहते हैं। किसी एकांक द्रव्यमान का जो पिंड है उसको अनंत से, यानी यह हमारा पिंड है, इसे अनंत दूरी पर है यह, इसको पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे ही अपन गुरुत्वीय विभव कहते हैं। तो इसका मान हो जाएगा W/m, क्योंकि m डिवाइड में क्योंकि है, यानी कि एकांक द्रव्यमान की वस्तु को लाया जाता है अनंत से, तो इसके कारण एकांक द्रव्यमान के लिए इसको लिखा जाता है
W/m, यहाँ पर W कार्य है तथा m द्रव्यमान है। जो गुरुत्वीय विभव होता है वह एक अदिश राशि होती है और इसका विमीय सूत्र होता है L/T-2 और इसका मात्रक जूल पर केजी होता है, यानी जो कार्य होता है इसका मात्रक जूल पर केजी, यानी कि इंटू में द्रव्यमान होता है डिवाइड के अंदर, तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल पर केजी। इसका जो विमीय सूत्र होता है वो होता है L/T-2, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कार्य होती है उसकी विमा होती है M1L2, सॉरी दोस्तों, ये होती है M1L2T-2। यदि अपन एकांक द्रव्यमान के लिए लिखाते हैं कि m का डिवाइड करते हैं तो M1 से m निकल जाएगा, तो इसकी विमा बचेगी हमारी L/T-2। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय विभव। पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय विभव यानी कि द्रव्यमान होता है उसे अपन पृथ्वी का द्रव्यमान रखते हैं और जो दूरी होती है इसको पृथ्वी की त्रिज्या रखते हैं, तो ये हमारा पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय विभव का मान प्राप्त हो जाता है। यहाँ पृथ्वी m होता है पृथ्वी का द्रव्यमान है तथा r होता है यह पृथ्वी की त्रिज्या है। पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर जो गुरुत्वीय विभव का मान होता है वो है ये होगा, यह r का मान पृथ्वी की त्रिज्या से अधिक लिया गया है, यानी कि हमारी ये पृथ्वी है। यदि इस बिंदु पर हमें कोई गुरुत्वीय विभव निकालना हो तो इसका सूत्र होता है G/m/e, यानी द्रव्यमान होता है वो पृथ्वी का लिया जाता है और इनके मध्य की दूरी r ली जाती है, न कि पृथ्वी की। अब एक समान पतले खोल के कारण किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव की तीव्रता का मान। दोस्तों ये टॉपिक मैं आपको फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये जो चीज़ है ये सेम टू सेम जो विद्युत के कारण होते हैं, यानी विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव सेम की सेम उसी की तरह है। यानी कि पृथ्वी से बाहर, यानी कि पृथ्वी से बाहर की ओर, यानी कोई गोलीय खोल है, पृथ्वी नहीं है, सोचो यहाँ पर कोई गोलीय खोल लिया गया है, मान लीजिए कोई भी गोलीय कोश है, इसके कारण इसकी सतह पर, यानी कि सतह से r दूरी पर हमें यदि गुरुत्वीय विभव का मान निकालना हो तो इसका सूत्र हो जाएगा हमारा G/m/r। यदि इसकी सतह पर निकालना हो तो सतह पर भी हमारा मान यही हो जाएगा G/m/r, बस यानी r का मान r ही रखा जाता है। और जो विद्युत गुरुत्वीय क्षेत्र का मान होता है वो भी इसी प्रकार से निकाला जाता है कि इनके मध्य की दूरी नीचे रखी जाती है और द्रव्यमान को ऊपर, और यदि इसकी सतह पर निकालना जाता है तो इसकी दूरी होती है इसको त्रिज्या के बराबर रखा जाता है, यानी r बराबर r रख देते हैं, तो यह तो हमारा गुरुत्वीय विभव हो जाएगा, गुरुत्वीय क्षेत्र। अब दोस्तों ये बात याद रखनी है, जो सी पॉइंट है ये इसको मैंने बॉक्स में बंद रखा जाता है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अंदर, और टॉपिक तो विद्युत क्षेत्र के समान होने के कारण नहीं पूछा जाता, लेकिन ये बात यहाँ से पूछी जाती है कि जो गुरुत्वीय विभव का मान होता है वह पृथ्वी के अंदर सभी स्थानों पर समान होता है। यानी कि ये हमारी पृथ्वी है, इसका ये पॉइंट ले लो, चाहे ये पॉइंट ले लो, चाहे केंद्र ले लो, जो गुरुत्वीय विभव का मान होगा वह उतना ही होगा जितना पृथ्वी की सतह पर होता है या किसी अन्य पिंड की सतह पर होता है। यानी पिंड के अंदर किसी भी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव होता है वह उतना भी होता है जहाँ जो पृथ्वी की सतह पर होता है। और जो गुरुत्वीय क्षेत्र का मान होता है वह 0 होता है, यानी पिंड के अंदर सभी स्थानों पर, यानी गोलीय कोश के अंदर सभी स्थानों पर I बराबर 0 होता है। दोस्तों ये आपको याद रखना, ये ओनली गोलीय कोश के कारण है, यानी कि यह जो पिंड है यह अंदर से खोखला है। यदि यदि अंदर से यह भरा हुआ हो तो ये कंडीशन अलग होगी, इसको अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो जय हिंद दोस्तों।